Good morning, students. Today we are going to learn the next topic. This is the second video of this chapter, and today we are going to learn the most important and most essential topic of this chapter, that is wavefronts. Wavefronts अगर समझ में नहीं आ रहे हैं आपको, तो आई एम सॉरी, हाइगन्स प्रिंसिपल आपको समझ में नहीं आ सकता, इंटरफेरेंस समझ में नहीं आएगा. ठीक है. वेवफ्रंट्स हाइगन ने ही प्रपोज किया था. उसकी जो वेव थियरी थी, जो हमने इसके पहले के वीडियो में पढ़ा, तो हाइगन ने जो अपनी वेव थियरी पुटअप की, उसमें उसने ये वेव फ्रंट्स के बारे में भी उसी ने बताया, और इसी वेव फ्रंट्स को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी थियरी आगे बढ़ाई, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन उसने मैथमेटिकली प्रूव करके दिया हमें, और लाइट एज वेव हमने एक्सेप्ट किया. सो वेव फ्रंट्स क्या है पहले वो समझ लेते हैं. ठीक है. बाय डेफिनेशन में अगर हम चलें तो ये बोलता है लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज एंड इन सेम फ्रीक्वेंसी. लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स. अब एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, समझते हैं अच्छे से. सपोज एक लाइट है, एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, बल्ब है, राइट. अब इस बल्ब से चारों तरफ रोशनी निकलती है, सब डायरेक्शन में रेज जाती है. तो जिस डायरेक्शन में लाइट निकलती है, हर डायरेक्शन में, उन डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन पास होगा, क्योंकि ये हाइगन का जमाना है, हमें अभी पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, पर ये तो हाइगन की थियरी है ना. हाइगन ने तो यही सोचा था कि पार्टिकल में मीडियम में वाइब्रेशंस हैं. तो वाइब्रेशंस जब मीडियम पार्टिकल के प्रोपागेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो मीडियम का जो प्रोपागेशन होगा, जो वाइब्रेशन का जो प्रोपागेशन होगा, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में चलेगा. ठीक है. जैसे साउंड में आपने देखा था, लोअर क्लास में 9th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा कि साउंड का जो वाइब्रेशन होता है वो कैसे पास होता है. पहले कॉम्प्रेशन बनता है, फिर रेयर फ्रैक्शन बनते हैं, फिर कॉम्प्रेशन बनते हैं, रेयर फ्रैक्शन बनते हैं, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन बन के वो आगे बढ़ता है. उसी तरह से इसमें भी हाइगन ने यही सोचा था कि ये जो वाइब्रेशन हैं वो एक पैटर्न में आगे बढ़ते हैं. तो जो पार्टिकल्स, उन सारे पार्टिकल्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, वो सारे पार्टिकल जो एक ही फेज और एक ही फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहे हों, और उन सब पार्टिकल्स को अगर आप ज्वाइन कर लें, तो उससे जो शेप बनेगा, उससे जो लोकस बनेगा, वो होगा आपका वेव फ्रंट. ठीक है. अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था कि चैप्टर 14 और 15 अगर ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आपको ये चैप्टर ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे, ये चैप्टर ज़्यादा समझ में नहीं आएगा. तो फेज, फ्रीक्वेंसी, इसका भी मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आप हमको दे देता हूँ. ठीक है. क्लास 11th में 14th और 15th चैप्टर में SHM और वेव की इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी गई थी. y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, और या वेव की लिखी गई थी इस तरह से sin ओमेगा t प्लस kx या माइनस kx प्लस फाइव. राइट. और ये जो है, ये इसे फेज कहा गया है ना. एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, प्रैक्टिकली फेज क्या होता है वो समझते हैं. मान लीजिए कि ये पेंडुलम है आपके पास, ठीक है, और ये पेंडुलम अभी रेस्ट में है, अपने मीन पोजीशन पे है. ठीक है. कोई वाइब्रेशन नहीं है. इसी पार्टिकल को, इसी ऑसिलेटिंग बॉडी को, पेंडुलम को का जो बॉब है, उसका मोशन आपने 14th और 15th चैप्टर में एक सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करके हमने उसके जो डेरिवेशन थे वो किए थे. सो अगर बॉब रेस्ट पोजीशन पे है, अपने इनिशियल पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बॉब है वो एक्चुअल में यहाँ पे है, सर्कुलर मोशन है ना. फिर जब इसमें वाइब्रेशन आएगा और ये ए डिस्टेंस जितना एम्पलीट्यूड कवर करेगा या ए पोजीशन पे आएगा, तो उसके
ये रेडियस जितना, ये रेडियस एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है, एम्पलीट्यूड के इक्वल ए पोजीशन पे पहुंचेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पी पोजीशन कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, पी और क्यू। तो जब ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तो सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, फिर जब वो रिटर्न आया अपनी मेन पोजीशन पे, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का मोशन कैसा होता है, ये है ना, तो जब जाएगा ये आया, अब ये जब जाएगा तो मेन पोजीशन पे आना पड़ेगा उसको, तो वो जो वो रिटर्न जर्नी कर रहा है, वापस आ रहा है, वो ये ओ डैश, तो फिर से वो जीरो डिस्प्लेसमेंट पे आ गया। अब वो दूसरी तरफ जाएगा, जिसको हमने क्यू पोजीशन से डिनोट किया है। ठीक है, फिर से उतना ही डिस्टेंस ए जितना एम्पलीट्यूड ट्रैवल करेगा, राइट, और तो जब वो क्यू पोजीशन पे आएगा तो सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल यहां आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये पार्टिकल यहां आएगा। याद कीजिए इस डायग्राम को फेजर डायग्राम भी कहा गया, 11th में आपने पढ़ा फेजर डायग्राम, ये यही फेजर डायग्राम है। ठीक है, ये यही फेज बताता है। तो फेज क्या हुआ, जब जीरो से पार्टिकल पी में पहुंचा तो ये जो एंगल उसने ट्रैवल किया ये है फेज। यहां से वो यहां पहुंचा तो कितना एंगल ट्रैवल किया, 180, वो है फेज। यहां से यहां पहुंचा मतलब गया पी तक, पी से ओ से क्यू, तो कितना फेज हुआ, इतना, तो उसे कहेंगे फेज। तो ये है फेज की स्टोरी। ठीक है, मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट करते हैं तो फिर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो डिस्टर्बेंस होते हैं वो मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं होते। ठीक है, सपोज सिंपल पेंडुलम है आपके पास, तो सिंपल पेंडुलम को के मीन पोजीशन से आप डिस्टर्बेंस नहीं देंगे। कई बार ये होता है कि सिंपल पेंडुलम को आप इस तरह से एक पोजीशन तक खींचेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, है ना। ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से उसको खींचा, एक पोजीशन तक लाए। ठीक है, जैसे मैं इसको यहां तक लाता हूं और छोड़ दूंगा, अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये वाइब्रेशन ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा, है ना। सो जब इनिशियली जब आप पहले से उसको पकड़ के रखे हैं तो स्टार्टिंग में कुछ डिस्प्लेसमेंट उसका पहले से ही आ गया है। मतलब ऐसे जब स्टार्ट करने के पहले ही उसमें कुछ ना कुछ फेज है, उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, तब फेज यहां से स्टार्ट होगा। जो आपका जीरो पोजीशन है, जो टाइम t इज इक्वल टू 0 है, वो यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो यहां पे। अच्छा, आपने अगर ऐसे खींच के लिया हो तो वो यहां से स्टार्ट होगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि तब ये जो फाई है, तब यहाँ पे ओमेगा टी प्लस, अगर पी पॉइंट होता तो ये कितना हो 90, तो यहाँ पे 90 आता है, π/2 आता है, जिसे हम एपॉक भी कहते हैं, इनिशियल फेज। लोअर क्लास में आपने पढ़ा 11th स्टैंडर्ड में। तो यही चीज है फेज। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन यूनिट टाइम, फ्रीक्वेंसी। अब डिस्टरबेंस अगर एक ही बॉडी से हो रहा है तो हम ये बिल्कुल मान सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम बॉडी से डिस्टर्ब हो रही है तो फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी हर एक पार्टिकल की। ठीक है, और लाइट का वैसे भी हम ऑलरेडी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे। लेकिन लाइट के साथ एक स्टोरी ये भी है कि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है कौन से इलेक्ट्रॉन्स में से वो एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो होता है तब एक्चुअली हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में जब करंट पास होता है तो हीटिंग इफेक्ट होता है और उस हीटिंग इफेक्ट से बल्ब ग्लो होता है। पर ऐसा क्या होता है फिलामेंट में कि लाइट एमिट होती है। ठीक है, तो फिलामेंट के जो एटम्स होते हैं उन एटम्स में के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उससे पैदा होने वाली हीट एनर्जी मिली है, जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। और इसी वजह से
फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहती है, ठीक है। तो एक ही बल्ब में से आप सेम फ्रीक्वेंसी नहीं ऑब्टेन कर सकते, ठीक है, लेकिन सेम फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। वो सब जब आप आगे पढ़ेंगे तब आपको आते रहेगा, लेकिन अभी ये आपको मान के चलना है कि फ्रीक्वेंसी सेम रहनी चाहिए और फेज सेम रहना चाहिए। तो फेज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फ्रीक्वेंसी, ये जो डायग्राम मैंने बताया है इसमें फ्रीक्वेंसी लो है, इसमें फ्रीक्वेंसी हाई है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहे हैं गिवन टाइम में, यहाँ पे बहुत कम वाइब्रेशन हो रहे हैं गिवन टाइम में, इसलिए यहाँ पे लेस फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे मोर फ्रीक्वेंसी है। चलिए ये तो समझ में आ गया कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और अगर हम एक ही सोर्स लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी, डिस्टर्बेंस जो मीडियम में होगा वो एक जैसे ही होगा। मान के चलिए ना, देखो आप जब एक पानी का ये है आपके पास छोटा सा बकेट या एक टब जैसा, उसमें आपने पानी स्थिर करके रखा है, जब आप बीच में कोई डिस्टर्बेंस देंगे तो सारे मीडियम की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑलमोस्ट सेम होगी। तो उसी तरह से फ्रीक्वेंसी जो है वो हम अभी मानेंगे कि सेम है। बाद में हम ये भी देखेंगे कि सेम फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना है, वो बाद में है। तो ये हो गया वेव फ्रंट के बारे में। अब वेव फ्रंट के 3 टाइप भी दिए हुए हैं, वो भी देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। अब आप आपको इसको बनाना कैसे है, ठीक, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला टाइप है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट मतलब आइडिया आ रहा है कि एक स्फीयर ही बनना चाहिए। तो स्फीयर ऑब्टेन करना हो, अगर ऐसा एक सरफेस बनाना है कि वो स्फीयर बन जाए और सारे पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से स्फीयर बने, तो वो सारे पॉइंट का जो वाइब्रेशन है वो एक पॉइंट से निकलना चाहिए। वो एक पॉइंट से निकलेगा तो हर डायरेक्शन में फैलेगा, है ना। जैसे कि आप मानिए कि एक बल्ब है, छोटा सा बल्ब, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ है उसको, ठीक है। ऐसा एज्यूम कीजिए कि ऐसा एक सोर्स है, जैसे सन, फॉर एग्जांपल सन में तो आपने कोई एडेप्टर नीचे से लगाया नहीं, तो सन अपने हर डायरेक्शन में लाइट एमिट करती है, हर पॉसिबल डायरेक्शन। हम क्या करेंगे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, हम सिर्फ 4 डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, 4 डायरेक्शन लेंगे। और आपको ये समझना है कि ये तो रेज है, मैंने जो अभी बनाया वो रेज है, लेकिन एक्चुअल में जो लाइट है वो रे नहीं है, वो क्या है, वेव। तो आपको क्या करना है समझने के लिए, आप नहीं बनाएंगे कोई बात नहीं, बनाने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। आप इस तरह से मान के चलिए कि वाइब्रेशन हो रहे हैं। एक वेव खत्म हुआ, आपको ये जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो न्यू इंटू टी, है ना, स्पीड इंटू टाइम से जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो सेम होगा। वो तभी सेम होगा जब फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, तो ये एक पॉइंट मिला, ये एक पॉइंट मिला, ये एक पॉइंट मिला, ये एक पॉइंट, यहां से वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, एक वेव कंप्लीट किया। एक वेव कंप्लीट मतलब कितना फेज हुआ, 2 पाई। इसने भी एक वेव कंप्लीट किया, मतलब कितना हुआ, 2 पाई। इसने भी एक वेव कंप्लीट किया, मतलब कितना हुआ, 2 पाई। इसका भी एक वेव कंप्लीट हुआ, मतलब कितना हुआ, 2 पाई। तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, इसको मान लेते हैं हम A1, A2, A3 और A4। तो ये जो 4 पार्टिकल हैं A1, A2, A3, A4, इनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, क्यों, क्योंकि वो सेम सोर्स से निकल रहे हैं। लेकिन क्योंकि चारों में 2 पाई जितना फेज आ गया है, इसलिए उनका फेज भी सेम हो गया। सो इनको ज्वाइन करके इस तरह से आप एक वेव फ्रंट ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हर्ट्ज में 2 पाई है, नहीं, आप पाई में भी ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए पहला वाइब्रेशन का हमने पाई लिया, आधा मतलब पाई, है ना। ये एक से यहाँ है तो ये यहाँ से यहाँ है, तो कितना फेज हुआ, पाई। तो ये पाई फेज हुआ तो ये आपको मिला B1, ये पाई फेज हुआ तो मिला B2, ये फेज मिला B3, ये फेज हुआ तो ये मिला B4। तो इनको भी आप ज्वाइन करके एक वेव फ्रंट ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। वैसे एक और आधी वेव बनाइए, इसकी भी हाफ वेव, इसकी भी हाफ वेव, इसकी भी हाफ वेव।
तो एक और वेव फ्रंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस वेव को कंप्लीट कर दीजिए इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो फिर से एक और पॉइंट मिला, एक और स्फीयर, वो एक और स्फीयरिकल वेव फ्रंट हो गया। इस तरह से आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट्स मिलते हैं। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, अब सिलेंडर चाहिए हमें, तो एज्यूम कीजिए क्या होना चाहिए सोर्स। जो पार्टिकल्स के जो वाइब्रेशंस हैं वो हर डायरेक्शन में तो जाने ही चाहिए, लेकिन प्लैनर फॉर्म में, रेडियल फॉर्म में नहीं, राइट, रेडियल फॉर्म में नहीं, प्लैनर फॉर्म में। और प्लैनर फॉर्म में सर्कुलर डिस्क की तरह, तो ही वो डिस्क इकट्ठा होकर सिलेंडर बनेगी। ठीक है, तो आपका जो सोर्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लाइट का जो सोर्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लीनियर सोर्स होना चाहिए। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट से क्या होगा, वेव इस तरफ भी जाएंगे, इस तरफ भी जाएंगे, इस तरफ भी जाएंगे, इस तरफ भी जाएंगे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। यहाँ तो मैं 2D ही बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक लीनियर सोर्स है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को लीनियर सोर्स। तो ये जो लीनियर सोर्स है उसका एक और ये डायरेक्शन ही मैं बोर्ड में बता सकता हूँ। ये डायरेक्शन भी होगा, ये डायरेक्शन भी होगा, ये भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ सब डायरेक्शन में लाइट जाएंगे। अब इसी तरह से इन सब में से मैं वेव पास करता हूँ। जैसे मैंने इसमें एक वेव ली थी, इसमें भी मैं एक वेव लेता हूँ, इसमें भी मैं एक वेव लेता हूँ, इसमें भी मैं एक वेव लेता हूँ, इसमें भी मैं एक वेव लेता हूँ। मैंने फ्रीक्वेंसी सेम रखने की कोशिश की है, कंप्लीटली फेयर डायग्राम नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की। वैसे ही इस तरफ भी एक वेव, इस तरफ भी एक वेव, इस तरफ भी एक वेव कंप्लीट हो जाएगी, इस तरफ भी एक वेव कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी सेम है सभी वेव्स की, और मैंने 2 सभी के 2 फेज लिए हैं। ये 2 है, ये 2 आ गया, ये 2 है, तो इनको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, इनको ऐसे ज्वाइन कर देंगे 2 वालों को, राइट। अच्छा, आप पाई वालों को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सॉरी इस तरह से पाई वालों को ज्वाइन कर दीजिए। तो पाई वालों को भी ज्वाइन करके आपको एक वेव फ्रंट मिल सकता है इस तरह से। टू पाई वालों को भी ज्वाइन करके आपको एक वेव फ्रंट मिल सकता है इस तरह से। तो ये हो गए आपके सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स। फेज सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, ये दो चीज आप याद रखिए। फ्रीक्वेंसी अलग होगी, फेज अलग होगा। मान लीजिए कि एक वेव है जिसकी ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक वेव ये है जिसकी ये फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी फास्ट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसका 2 पाई कहां पे है, यहां, ठीक है, इसका 2 पाई कहां पे, यहां। ये इन दोनों को अगर आप ज्वाइन भी करेंगे तो ये वेव फ्रंट बना ही नहीं सकते, नहीं बना सकते ना। इसीलिए बोल रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी फेज तो सेम होना ही चाहिए, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। अब देखो मैं एक और वेव बनाता हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी मैं ऑलमोस्ट इसके इक्वल रखूं, तो अब मेरे लिए वेव फ्रंट बनाना इजी हो गया। या अब मेरा जो वेव फ्रंट है वो ज्यादा सही है, एग्जैक्टली सही है, समझ में आ रहा है। सो वेव फ्रंट बनाने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी और फेज, इन दो पे ध्यान रखना है। अब आप बोलेंगे कि टेक्स्ट बुक में सिर्फ इसका डायग्राम ही है, हमने बना लिया ना डायग्राम, क्या हो गया। देखिए इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जैसी टॉपिक्स को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए फेज और फ्रीक्वेंसी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस वेव फ्रंट में है, वरना आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन समझ में नहीं आएंगे। ये मान के चलिए 110% नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आज का 20-25 मिनट का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ
ये समझाने में निकाल दिया कि सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके दिमाग में नहीं बैठा है तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आ सकता, आई गारंटी यू। ठीक है, इसलिए और अच्छे से एक बार मेरा ये पूरा वीडियो देख लेना। सेम फेज सेम फ्रीक्वेंसी पे स्ट्रेस रखना। ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा दूसरे एग्जांपल्स देकर। ओके, अब एक और वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट के लिए कोई सोर्स नहीं होता। जब स्फेरिकल वेव फ्रंट्स और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स इनफाइनाइट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं, जैसे आपको पता होगा कि जैसे कोई स्फेरिकल फॉर्म अगर है, इस तरह से कोई स्फीयर है, अगर मैं उसका और बड़ा फॉर्म लेते जाता हूँ, बनाते 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 जाता हूँ, सो उसका बनाते जाता हूँ, तो यहाँ पे ये जो छोटा सा टुकड़ा लेंगे हम, ये कर्व होगा। लेकिन इतना ही छोटा टुकड़ा अगर मैं यहाँ पे लूँ या यहाँ पे लूँ तो वो एक प्लेन की तरह नजर आएगा मुझे, है ना। इसीलिए वो प्लेन वेव फ्रंट कहलाता है, जब सोर्स से हम बहुत दूर इनफाइनाइट अवे पॉइंट पे हम वेव फ्रंट बना रहे हैं। ठीक है, सो इसका कोई सोर्स नहीं है प्लेन वेव फ्रंट का। लेकिन स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में आपको एक चीज याद रखनी है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट में पॉइंट लाइक सोर्स इज इंपॉर्टेंट और सिलिंड्रिकल में लीनियर सोर्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आई रेस्ट माई वीडियो ऑफ टुडे। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, put it in the comment box. I will make another video by giving you few more examples of वेव फ्रंट्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद के वीडियो में मैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स कल रखता हूँ। बहुत छोटी टॉपिक है ये वेव फ्रंट, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी आपके पास 2-3 रेफरेंस बुक्स अगर हो, एस.एल. अरोरा है, एस्ट्रांज है, तो उसमें से आप दिनेश है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ताकि ये अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन समझना, और ये चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स हैव गुड डे, बाय।